हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल अफेयर। आज हम इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम जो जेनरिक केसेस हैं जो सबको मालूम होने चाहिए, क्या चल रहा है देश और दुनिया में, वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करेंगे। जो सेक्शंस हैं इम्पोर्टेंट सीआरपीसी के, सीपीसी के, आईपीसी के, जो कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में, अपने ऑर्डर में, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जजमेंट्स क्या रहे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पर इसी तरह के लीगल डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि कोलिजियम सिस्टम ने 9 नेम्स रिकमेंड किए हैं फॉर द प्रमोशन एज ए जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो उन 9 जजेस की अपॉइंटमेंट को नोटिफाई कर दिया है प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दी है। 3 नाम हमें याद रखने हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना का, जो फीमेल जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। दूसरा जो जस्टिस हेमा कोहली जी का, और बेला एम त्रिवेदी जी का। ये 3 फीमेल जजेस हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है। और एक एडवोकेट हैं जो है पी.एस. नरसिम्हा जी, इनका भी नाम हमें याद रखना है। वैसे तो सभी नेम इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन कौन हैं। एक चीज हमें याद रखनी है कि जो पी.एस. नरसिम्हा जी हैं वो नाइन्थ एज ए एडवोकेट जज, सॉरी, नाइन्थ ऐसे एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो रहे हैं। जो फर्स्ट एडवोकेट थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हुए थे वो थे जस्टिस सारा मित्र सिकरी। और जो फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंट हुई थी वो थी एम फातिमा बीवी। और जो हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज थी वो थी लीला सेठ जी। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एच जे कन्हैया जी। अब इसी तरह से हमें एक चीज और याद रखनी है कि आर्टिकल 124 में डिफाइन किया गया है कि जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो किस तरह से होगा। हमें एक चीज इसमें याद रखनी है कि अगर कोई जज हाई कोर्ट का है तो उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर कोई एडवोकेट है तो उसके पास 10 इयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर कोई डिस्टिंक्ट जूरिस्ट भी है वो भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी कि कोई जज नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है, उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। ज़्यादातर जो है हाई कोर्ट के जजेस को ही प्रमोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अब देखिए, जो जजेस अपॉइंट हुए हैं उसमें से ज़्यादातर जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किया गया है। तो जो वैकेंसी रह गई थी चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट की, उन्हें फिल किया गया है। अब हमें याद रखना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो सतीश चंद्रा जी बने हैं। पहले कौन थे? A.S. ओका जी थे। जो सिक्किम हाई कोर्ट के हैं वो बने हैं जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जी बनी है। पहले कौन थे? जितेंद्र कुमार महेश्वरी थे। इसी तरह से हमें सारे नाम याद रखने हैं। गुजरात हाई कोर्ट के अब बने हैं वो विनीत कोठारी जी, पहले थे जस्टिस विक्रम नाथ जी। अब हम डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स रही थी। सबसे पहले हमें एक शबरीमाला केस का रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। शबरीमाला केस का जब जब नाम आएगा सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शबरीमाला केस क्या था। एक्चुअली एक शबरीमाला टेम्पल है केरला में, वहाँ पे वुमेन्स की एंट्री प्रोहिबिट थी 2018 तक। वहाँ पे जितनी भी वुमेन्स थी जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं उनकी एंट्री अलाउ नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि ये राइट टू इक्वालिटी का वोलेशन है और वुमेन्स को एंट्री देनी चाहिए। तो 2018 से वो एंट्री दे दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब जो है 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट होनी है जो इसी अपील को सुनेगी। लेकिन जो शबरीमाला केस की जो अपील है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस अपील को तो सुनेंगे ही, लेकिन उसे लेमन टर्म में, जेनरिक टर्म में हम डिस्कस करेंगे कि जब जब रिलीजियस अफेयर आएगा और राइट टू इक्वालिटी आएंगे, इक्वालिटी बिफोर लाएंगे, तब कौन सुपरसीड करेगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 7 क्वेश्चन फ्रेम किए थे। वो पहले क्वेश्चन जान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करने हैं, जिनका निष्कर्ष निकालना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है जब ये केस की सुनवाई करेगी तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या स्कोप और एम्बिट है राइट टू फ्रीडम का अंडर आर्टिकल 25 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी क्या इंटरप्ले है जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 है। यानी कि जो 25 आर्टिकल हमें पता है कि ये क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और 26 भी जो है रिलीजन के राइट की बात करता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। और पब्लिक मोरालिटी हेल्थ का क्या 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 इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारे रिलीजन्स के राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए, वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। एक ये भी डिस्कस किया जाएगा कि क्या जुडिशियल रिव्यू के तहत किसी रिलीजियस की प्रैक्टिस को रोक लगाई जा सकती है या नहीं, इस पर भी डिस्कशन
किया जाएगा और ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि सपोज कोई अगर दूसरे रिलीजन का है तो क्या वो दूसरे रिलीजन के किसी प्रैक्टिस पर क्वेश्चन उठा सकता है या नहीं। से सपोज कोई कोई मुस्लिम है, क्या वो किसी हिंदू की ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस पर क्वेश्चन कर सकता है, कोई पीआईएल डाल सकता है या नहीं। ये जो है 7 क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करने हैं। अब क्या हुआ है, अब एक्चुअली एक पारसीज का भी एक मामला आया है। अब क्या है कि पारसीज वुमेन ने एक पिटीशन फाइल की है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर वो किसी नॉन पारसी से मैरिज करती हैं तो उन्हें भी है कुछ राइट्स हैं जो पारसी के होते हैं, उनके बेटे के होते हैं, तो उससे उनको वंचित कर दिया जाता है। ऐसा पारसीज वुमेन का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी जो है शबरीमाला केस के रेफरेंस में ही निकल कर आएगा और नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। आगे क्या होता है हम जानेंगे, लेकिन शबरीमाला केस के जो 7 क्वेश्चन है वो हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं एक सेंटर को कि व्हाट्सएप ने है एक प्ली डाली है जिसमें चैलेंज किया है उन्होंने आईटी रूल को। एक्चुअली आईटी रूल 2021 जो नए आए हैं वो हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा। इसमें क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जिसमें वेरियस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी थी। जिसमें एक गाइडलाइन ऐसी भी थी जिसमें व्हाट्सएप को एंड टू एंड जो ट्रेसेबिलिटी है उसे इंश्योर करना था। अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, कोई ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो जाता है जो हमारी किसी जो खासकर इंडिया की जो सिक्योरिटी है, सोवरेनिटी है, उसे वोलेट करता है, तो व्हाट्सएप को वो बताना होगा कि वो जो मैसेज है वो ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, यानी उस मैसेज को ट्रेस करना होगा। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा। उनका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहता है। उनका कहना है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी केस के जो ये मामला है, यही प्ली जो है व्हाट्सएप ने डाली है। अब देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आईटी रूल्स क्या थे, व्हाट्सएप क्या कह रहा है कोर्ट में और क्या बेसिकली चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या है जो गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत एक अच्छा जजमेंट जो है पास किया है गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के ऊपर। एक्चुअली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी गुजरात की। उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे रिलीजन में मैरिज करता है तो उसे कन्वर्जन से पहले डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इंश्योर करने के लिए लेनी पड़ेगी कि क्या वो कन्वर्जन है वो अपने आप से हो रहा है या प्रेशराइज होकर वो किया जा रहा है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का जो ये डिसीजन है ये सही नहीं है और ये जो परमिशन की क्लोज थी उसे निष्कासित कर दिया गया है। अब जो है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंफर्म किया है गुजरात हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। अभी ये पेगासस की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, पेगासस स्पाईवेयर। हम स्टार्टिंग से जानते हैं एक्चुअली एक स्पाईवेयर यूज करने का आरोप है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस स्पाईवेयर्स की हेल्प से गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो पर्सनल मैसेजेस हैं, किसी के व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या फिर पूरा का पूरे मोबाइल का जो भी डाटा है वो हैक कर सकती है एज पर पेगासस स्पाईवेयर। तो अब ये आरोप लगा है कि गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी जर्नलिस्ट पर, काफ़ी पॉलिटिशियन पर ये स्पाईवेयर यूज़ किया है। तो अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। तो मीनवाइल क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने एक कमेटी गठित कर दी और उसमें ये कहा गया कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या ये जो मामला है ये सही है। अगर सही है तो किस किस के ऊपर ये यूज़ किया गया है, और इस कमेटी को रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी थी ममता बनर्जी को। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब देखिए अब क्या मामला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एक्ट पर क्या स्टेट गवर्नमेंट कोई कमेटी गठित कर सकती है, क्या सुपरविजन कर सकती है, क्या ये पावर में आता है या नहीं आता। ये अपने आप में एक नया सिनेरियो जो वो निकल कर आया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। तो हो सकता है कि जो ये ममता बनर्जी ने ऑर्डर पास किया था, नोटिफिकेशन पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कमेटी गठित करेंगे, तो हो सकता है वो अपना डिसीजन वापस ले ले। अब देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। एक अभी लीकर प्रोहिबिशन से भी एक मामला चल रहा है। एक्चुअली क्या है गुजरात में लीकर बैन है। तो अभी एक मामला निकल कर आया है कि जो लीकर कंजप्शन है वो जो है उनकी पर्सनल फूड प्रेफरेंसेस में आता है, वो उनका राइट है, राइट टू प्राइवेसी है जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ये एक नया मामला जो है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीकर कंजप्शन को लेकर फंडामेंटल राइट का रेफरेंस दिया हो। तो अभी क्या होता है क्या नहीं वो जानने वाली बात होगी। लेकिन अभी गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला है और लीकर कंजप्शन को एज ए फंडामेंटल राइट
बताया जा रहा है। देखते हैं क्या डिसीजन निकल कर आता है। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करते हैं जो न्यूज़ में थे। एक्चुअली सबसे पहला हम एक सेक्शन डिस्कस करेंगे सेक्शन 482। एक्चुअली 482 में क्या है, सीआरपीसी के सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को वेरियस पावर्स दी गई हैं जिसमें वो कोई भी डिसीजन पास कर सकते हैं इन द ल्यू ऑफ जस्टिस। उन्हें जस्टिस इंश्योर करना है। और जैसे आर्टिकल 226 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह का सीआरपीसी का सेक्शन 482 है जहां पर सेविंग दी गई है हाई कोर्ट को। तब क्या हुआ था, एक केस था जिसमें जिसमें क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, चार्जशीट अभी दाखिल भी नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसे ध्यान में रखना है। यहाँ पे पूरी की पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे बिहेव करना है। अगर आपको ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस है वो डिटेल में डिस्कस जाननी है तो मैं लिंक आई बटन पर दे दूंगा। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस की गई है। इसमें डिस्कस किया गया है कि पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी। मोटा मोटा तौर पर ये कहा गया है कि कोर्ट को जो है दूरी बरतनी चाहिए एटलीस्ट जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद जो है कोर्ट जो है डिसीजन ले सकती है, लेकिन उससे पहले इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी हाई कोर्ट्स को नहीं देनी चाहिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहां से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सेक्शन 162 167 सब क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी, इसमें ये कहा गया है डिफॉल्ट बेल नॉट अवेलेबल फॉर नॉट फाइलिंग सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ये अभी कंफर्म किया गया है। एक्चुअली डिफॉल्ट बेल का जो प्रावधान है वो सेक्शन 167 सब क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। अब एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। से सपोज कि किसी पुलिस एजेंसीज ने चार्जशीट फाइल करी 1 जनवरी को। वो स्टार्टिंग की चार्जशीट थी, मतलब प्रिलिमिनरी चार्जशीट थी जो उन्होंने फाइल करी थी। उसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी को उन्होंने चार्जशीट फाइल की और उन्होंने 10 जनवरी को से सपोज पर्सन को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स निकल कर आई और उन्होंने अप्रैल 20 को उन्होंने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। अब जो ये गैप है, एक्चुअली इस सेक्शन में कहा गया जो गैप है वो 90 डेज से ऊपर का नहीं होना चाहिए अगर कोई ऑफेंस जो है 10 ईयर्स या उससे ऊपर की इम्प्रिजनमेंट का है। तो अभी क्या हुआ था, 90 डेज एक्सीड हो रहे थे। तो जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा क्योंकि ये 90 डेज ऊपर हो गए हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल नहीं की गई है तो ये पर्सन एलिजिबल है डिफॉल्ट बेल के। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि जो डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे लागू नहीं होता है, वो सिर्फ जो स्टार्टिंग की चार्जशीट है वहीं पर ही अप्लाई होता है। ये कंफर्म किया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने। ये भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अब एक मामला निकल कर आया था। एक्चुअली 306 ऑफ आईपीसी में यानी इंडियन पेनल कोड में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड डिफाइन किया गया है। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को हरास किया, किस तरह से उस पर केसेस लगा के, एलिगेशंस लगा के और उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो इस वजह से हरास होकर उस पर्सन ने सुसाइड कर लिया। तो उनके रिलेटिव ने कहा ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आता है, लेकिन हाई कोर्ट ने कंफर्म किया है कि इस तरह के केसेस जो है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं आएंगे। जो भी है, कोई भी अपना लीगल राइट है, ये उनका लीगल तौर पे वो कुछ भी जो है किसी को भी सम्मन कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में नहीं आएगा। ये एक अपडेट है जो हमें याद रखनी चाहिए। एक चीज और निकल कर आई है कि फाइलिंग एसएलपी अगेंस्ट बेल रिजेक्शन आफ्टर ईयर्स, ये क्या एक रोंग लीगल एडवाइस है। मींस जो स्पेशल ये पिटीशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है, अगर वो बेल रिजेक्शन की है और काफी सालों बाद अप्लाई की जा रही है तो एक रोंग लीगल एडवाइस है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर काफी सालों बाद बेल रिजेक्शन की प्ली देनी है तो वो आपको उसी हाई कोर्ट में देनी चाहिए। ये एक छोटी सी अपडेट है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। इसका स्कोप और पावर जो है वो डिस्कस की गई है, समराइज की गई है। क्या है सेक्शन 319 सीआरपीसी? सबसे पहले जो है हमें ये याद रखना है कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, एक पर्सन है उसने एफआईआर लिखवाई कि जो पर्टिकुलर ऑफेंस है वो ए पर्सन ने किया है। सब कुछ हो गया, चार्जशीट फाइल होगी, लेकिन बाद में निकल कर आता है कि नहीं, ए नहीं बी ने भी ये ऑफेंस किया था। लेकिन अब सारा का सारा प्रोसेस तो हो चुका है, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, एफआईआर में उसका नाम नहीं है। तब क्या उस पर्सन को, बी पर्सन को सम्मन किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, किया जा सकता है। ये पावर जो है कोर्ट को दी जाती है 319 ऑफ सीआरपीसी में। यानी कि अगर कोई पर्सन जिसका नाम किसी भी एफआईआर में नहीं है,
चार्जशीट में कहीं नाम नहीं है। और तो और जो अभी ये केस निकल के इसका डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या होता है, जब चार्जशीट फाइल की जाती है तो उसके बाद जो दूसरी जो पार्टी है उनके पास प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का भी राइट होता है। ये क्या होता है कि जैसे सपोज किसी पर्सन ने कहा कि ए ने से सपोज एफआईआर में ए पर्सन का नाम है कि वो एक्यूज है, लेकिन बाद में एविडेंसेस निकल कर आते हैं कि बी भी एक्यूज है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में बी का नाम नहीं दिया। तो जिस पर्सन ने केस फाइल किया था वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है और कह सकता है देखिए बी का भी नाम है और उसे भी इंक्लूड किया जाना था। तो कोर्ट जो है उसे उस मामले को देखेगी और कोर्ट को भी अगर लगता है कि हाँ बी का नाम भी चार्जशीट में ऐड किया जाना था तो वो बी को समन कर देगी। लेकिन अब क्या हुआ था कि कोर्ट जो हाई कोर्ट्स ने डिसाइड किया था कि प्रोटेस्ट पिटीशन में उस पर्सन ने नहीं कहा तो हम उस पर्सन को सम्मन नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है चाहे प्रोटेस्ट पिटीशन में भी कहा गया हो या ना कहा गया हो, ये जो है कोर्ट के पास पावर है जस्टिस इंश्योर करने के लिए कि वो किसी भी पर्सन को एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर वो सम्मन कर सकती है और कह सकती है कि आपने ये ऑफेंस किया है, आप इसका आंसर कीजिए। बस एक कंडीशन है कि ये जो चीज़ है चार्जशीट फाइल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, जो हमने अभी डिस्कस किया था निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस। यानी कि चार्जशीट फाइल करने तक सुप्रीम कोर्ट को दूरी बनानी चाहिए। उसके बाद किसी भी स्टेज तक चाहे विटनेस को एग्जामिन किया जा चुका हो या ना किया जा चुका हो, चाहे प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जा चुकी हो या ना की जा चुकी हो, ये जो है वो राइट है कोर्ट्स के पास, वो किसी को भी सम्मन कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। अब इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है हरियाणा का नोटिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर का क्लासिफिकेशन किया था। क्या था मामला, देखिए हरियाणा में क्या है कि 8 लाख तक 8 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है ओबीसी की तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं। लेकिन हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन पास किया, उन्होंने क्या किया, सब क्लासिफिकेशन कर दिया। यानी कि अगर कोई ओबीसी का पर्सन रिजर्व कैटेगरी में आता है, नॉन क्रीमी लेयर में आता है, तो ये कहा गया कि जो 0 से 3 लाख तक की इनकम के होंगे उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि एक पर्सन है उसकी इनकम 3 लाख है और दूसरा पर्सन है उसकी इनकम 5 लाख है और दोनों ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो जो किसे मिलेगी जिसकी इनकम 3 लाख तक की होगी, 5 लाख तक वाली इनकम को क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। नॉन क्रीमी लेयर में प्रेफरेंस का सिस्टम दिया गया है और ये आप देख सकते हैं ये सोलिली बेसिस ऑफ इनकम के ऊपर दिया गया, यानी कि इनकम का ही बेस बनाया गया। तो इसी से जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा। इसमें जो मोटा मोटा ये कहा गया था कि ये इंदिरा साहनी जजमेंट का वोलेशन है और जिस एक्ट के बेसिस पे नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसमें ये कहा गया था कि अगर कभी भी नॉन क्रीमी लेयर का क्लासिफिकेशन होता है तो वो किन किन बेसिस पे होगा, वो सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर के कंसीडरेशन में होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अपॉइंटमेंट इस नोटिफिकेशन के तहत हो चुकी है उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा, उन्हीं नोटिफिकेशन को छेड़ा जाएगा, सॉरी उन्हीं वैकेंसीज को छेड़ा जाएगा जो अभी आने वाली हैं, जो फ्यूचर में होने वाली हैं, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इसका इफेक्ट नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो हमने अभी डिस्कस किया था। उसमें ये कहा था कि हाई कोर्ट नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रिशिएट एविडेंस टू फाइंड आउट वेदर एक्यूज्ड इज लाइकली टू बी कन्विक्टेड और नॉट। वही चीज जो निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हमने डिस्कस की थी कि जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हें दूरी बरतनी चाहिए जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, और उन्हें अपने आप से एलिवेट नहीं करना चाहिए एविडेंसेस को, खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में अभी चार्जशीट फाइल भी नहीं हुई थी और एक पर्सन थे मर्डर के केस में, और उन्होंने उसको जो है हाईकोर्ट ने क्या कर दिया था, एक्विट कर दिया था और जो चार्जशीट है उसे क्वैश कर दिया था, केस को ही पूरा क्वैश कर दिया था, एफआईआर को ही क्वैश कर दिया था। तो ये जो है गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एटलीस्ट आप चार्जशीट फाइल करने दीजिए, उसके बाद जो है आप डिसाइड कीजिए क्या बेसिस निकल के आती हैं, क्या प्रेजम्पशंस निकल के आती हैं। जो एक आर्टिकल हमारा रहता है वो है हाउ टू एक्सरसाइज अ डिस्क्रेशनरी पावर फॉर ग्रांटिंग बेल। ये जो है डिटेल में हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा वीडियो नहीं तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमने डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए और काफ़ी कुछ आई होपफुली आपको जानने को मिला होगा। अगर आप जुडिशरी लीगल अफेयर्स से रिलेटेड नहीं जानते हैं तो आई होप आपकी कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन हुई होंगी। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। कोई आपका सजेशन हो तो आप फीडबैक बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।